हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा, उपयोगितावादी एवं मिशनरी। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको समझना है कि सभ्यता के का मिशन क्या था। आपको औपनिवेशिक विचारधारा के अकॉर्डिंग जो औपनिवेशिक शक्तियाँ रही हैं, यानी कि यूरोपीय शक्तियाँ रही हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये विचारधारा प्रचलित रही है और हमें इसे काफ़ी डिटेल में कवर करना है। इसमें हमें उपयोगितावाद को भी समझना है, थोड़ा-सा हमें मिशनरीज़ को भी समझना है। सारी बातें होंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में भी आ जाएँगी। बट प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ ना आए, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। औपनिवेशिक विचारधारा, सभ्यता का मिशन। तो सभ्यता का मिशन एक विचारधारा रहा है दोस्तों। औपनिवेशिक विचारधारा जो यूरोपीय शक्तियां रही हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, ये जो औपनिवेशिक देश रहे हैं जिन्होंने दूसरे कंट्रीज़ को गुलाम बनाया था। बहुत सारे देश हैं, स्पेन, पुर्तगाल और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या है, औपनिवेशिक कंट्रीज़ रही हैं। इन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया है। अमेरिका को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो इनका जो मिशन था, सभ्यता का मिशन उसको कहा गया। इनकी जो विचारधारा है वो सभ्यता का मिशन रहा। अभी क्या था इसे डिटेल में हम यहाँ समझ रहे हैं। उपनिवेशवाद की स्थापना के बाद समय समय पर इसके कई औचित्य दिए गए, जैसे विजित राष्ट्रों का अधिकार, पिछड़े राष्ट्र लोगों को आधुनिक युग की बदली हुई परिस्थितियों के साथ जूझने के लिए तैयार करना, या सभ्यता के प्रसार का विश्वव्यापी यंत्र, या गोरे लोगों का उत्तरदायित्व आदि। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सारे उत्तर औचित्य उपनिवेशवाद की स्थापना के बाद सोचे गए। विभिन्न औपनिवेशिक शासकों ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड ने उपनिवेशवाद को अपने अपने ढंग से उचित ठहराया। देखिए दोस्तों, उपनिवेशवाद एक, हाँ, अगर हम बात करें उपनिवेशवाद की, तो आज अगर हम उपनिवेश का अगर शब्द सुनते हैं तो इसका अर्थ होता है, एक निंदा के अर्थ में हम इसका शब्द का यूज़ करते हैं। मतलब एक बेकार शब्द है, एक बेकार चीज़ है उपनिवेशवाद, आज हम ये मानते हैं। लेकिन औपनिवेशिक जो देश, एक्चुअली हम लोग गुलाम रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है, बेकार चीज़ें, इसमें शोषण होता है जो उपनिवेश होते हैं उनका। लेकिन जब हम बात करते हैं जिन देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाया था उनकी, मतलब अगर हम बात करें औपनिवेशिक शक्तियों की, जो यूरोपीय शक्तियाँ थी विशेषकर, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं सोचती। वो उपनिवेशवाद को काफ़ी अच्छा मानती हैं। वो कहती हैं कि उपनिवेशवाद का जो औचित्य है वो ये है कि जो दूसरे जो देश के जो लोग हैं उन्हें सभ्य बनाना है। इसी कारण से औचित्य यानी कि उपनिवेशवाद को सही ठहराया गया कई सारे तर्क देकर। जैसे कि जो विजित राष्ट्र हैं, जो जीते हुए राष्ट्र हैं, उनका ये अधिकार है कि वो उपनिवेशवाद को बढ़ावा दें। इसके अलावा पिछड़े हुए लोगों को आधुनिक युग में, मतलब पिछड़े लोगों को आधुनिक बनाना, ये इसके कारण भी उपनिवेशवाद को सही ठहराया गया। इसके साथ ही सभ्यता के प्रसार यानी कि सभ्यता को बढ़ाना, जो यूरोपीय लोग मानते थे कि हम सभ्य हैं, तो अपनी सभ्यता को बढ़ाना। जो जंगली लोग हैं दूसरे, स्पेशली उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो दूसरे देशों के जो जंगली लोग हैं उनको सभ्य बनाना, गोरे लोगों का उत्तरदायित्व, ऐसे ऐसे तर्क देकर उपनिवेशवाद को उचित ठहराने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन ये सारे तर्क हमें सभ्यता के मिशन के ही बारे में बताते हैं, तो इसे ही हम डिटेल में समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना, ये जो तर्क दिए गए हैं वो उपनिवेश स्थापित करने के बाद ही दिए गए हैं। जैसे कि जब भारत या दूसरे कंट्रीज़ ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं बने थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन ने उपनिवेश बिना बनाए, किसी भी देश को उपनिवेश बनाए बिना ही ऐसे-ऐसे तर्क दिए हों। जब इन देशों ने, जो यूरोपीय कंट्रीज़ थे, जब इन्होंने दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बना लिया, उसके बाद इन्होंने उपनिवेश का तर्क देना शुरू किया। ज़ाहिर-सी बात है, आप समझिए। पहले इन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया, फिर उस गुलामी के पीछे का कारण बाद में बताया। ज़ाहिर-सी बात है, गुलाम बनाने के बाद इन्होंने ये सारे कारण सोचे। हकीकत में ऐसा कोई कारण नहीं था पहले। उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के वैचारिक औचित्य की एक महत्वपूर्ण धारणा थी सिविलाइजिंग मिशन, अर्थात पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने का अभियान। इंग्लिश यानी कि जो ब्रिटेन वासी थे वो, या इंग्लैंड वासी,
पुर्तगाली तथा फ्रेंच औपनिवेशिक शासन का यह मूलभूत औचित्य था तथा यह ब्रिटेन के उपनिवेशों जैसे भारत, फ्रांस के उपनिवेश जैसे अल्जीरिया, फ्रेंच, पश्चिमी अफ्रीका, इंडोचीन तथा पुर्तगाल के अंगोला, गुयाना, मोजाम्बिक तथा तैमूर में काफ़ी लोकप्रिय था। देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल बातें आप समझिए, उपनिवेशवाद को उचित ठहराने के लिए कई सारे तर्क धारणाएं विकसित की गई थी, जिसमें एक प्रमुख धारणा थी सिविलाइजिंग मिशन। उपनिवेशवाद सही है, ऐसा किसने कहा? ऐसा जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी उन्होंने कहा था। उसके पीछे इन्होंने कई सारी धारणाएं बनाई थी, कई सारे इन्होंने विचार रखे थे, जिसमें एक बड़ा विचार था सिविलाइजिंग मिशन। इन्होंने इस विचार के तहत उपनिवेशवाद को पूरी तरह सही ठहराया। जैसे कि जो ब्रिटेन था उसने अपने उपनिवेशों में इस विचार को फैलाया, पुर्तगाल ने अपने उपनिवेशों को फैलाया, जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रांसीसी लोग थे, उन्होंने अपने विचार को मतलब सिविलाइजिंग मिशन के विचार को अपने उपनिवेशों में फैलाया। जैसे इंडोचीन में राज था किसका? फ्रांस का। इंडोचीन का मतलब समझ रहे? इंडोचीन का मतलब जो आज हम वियतनाम देखते हैं, लाओस, जो भारत के बाद जो हम देश देखते हैं जैसे कि वियतनाम हो गए, लाओस हो गए, तो ये सारी इंडोचीन कहते हैं इसको। आप चाइना मत समझ लेना, ठीक है? कोई नहीं, यहाँ पे आपको इतना गहराई में नहीं समझना, जो बातें आपको समझाई जा रही हैं उनको याद रखें बस। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का मानना था, जब मैं औपनिवेशिक शक्तियां बोलूं तो आप समझ जाना यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का मतलब जैसे कि स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, ठीक है, ये क्या थी? औपनिवेशिक शक्तियां थी। नीदरलैंड, तो ये जो शक्तियां थी, ये जो देश थे, इनका मानना था कि उपनिवेशों के पिछड़े हुए लोगों में पश्चिमी सभ्यता का विकास करके उन्हें सभ्य बनाना उनका कर्तव्य है। सिविलाइजिंग मिशन के बौद्धिक स्रोत मध्य युग की जुड़ी ईसाई परंपरा में ढूंढे जा सकते हैं। यूरोपीय चिंतकों ने सामाजिक परिवर्तन को विकास के प्रतीक के रूप में आत्मसात किया। देखिए दोस्तों, जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो मानती थी, उनका मानना था कि हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे देशों को गुलाम बनाएं और जो वहाँ के देश पिछड़े हुए हैं उनको, मतलब जो लोग वहाँ के पिछड़े हुए हैं उनको हम पश्चिमी सभ्यता की तरह सभ्य बनाएं और उनका विकास करें। मतलब ये है कि ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम कमज़ोर देशों को गुलाम बनाएं और उन्हें हम सभ्य बनाएं और उनका विकास करें। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि उन्होंने कितना विकास किया उपनिवेशों का। जो यूरोपीय विचारक वगैरह थे वो यूरोप में जो ईसाई धर्म में जो परिवर्तन हुए थे, जैसे कि हम देखते हैं पुनर्जागरण आया था ईसाई धर्म में, कई सारे सुधार हो गए थे। हम मार्टिन लूथर किंग वगैरह के बारे में जब हम पढ़ते हैं 17वीं शताब्दी के आसपास का या 16वीं शताब्दी के आसपास का टाइम पीरियड जब हम पढ़ते हैं, तो यूरोप में वो काफ़ी एक तरह से पुनर्जागरण का टाइम पीरियड होता है। उस समय कई सारे सुधार हो जाते हैं, तो कई सारे परिवर्तन आते हैं यूरोपीय समाज में, और इसी को जो यूरोपीय चिंतक होते हैं, यूरोपीय जो विचारक होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो विचारक थे, वो इसको एक तरह से विकास का प्रतीक मानते हैं और ये वो भी चाहते हैं कि दूसरे समाज में भी परिवर्तन आए। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी में इतिहास को एक समरेखीय, अविरल, अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा, जिसमें यूरोपीय राष्ट्र सबसे अग्रणी हैं। नस्लवादी लेखकों ने पिछड़े देशों को स्वभावतः अयोग्य माना, परंतु कॉन्डोरसेट जैसे प्रगतिशील लेखकों ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे लोगों की सहायता करना हमारा पवित्र या धार्मिक कर्तव्य है, जिन्हें सभ्य बनाने के लिए हमारे से केवल साधनों की अपेक्षा है, जिन्हें यूरोपियनों में अपने भाइयों की तलाश है, ताकि वे उनके मित्र तथा अनुयायी बन सकें। तो यही कहने का मतलब है दोस्तों कि जो यूरोप में परिवर्तन वगैरह हो गए थे, पहले हो गए थे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन, तो सुधार हुआ था यूरोप में, ये बात सच है। और इसको वहाँ के जो लेखक थे वो विकास के तौर पर देख रहे थे। अब इसी के चलते, क्योंकि यूरोपीय समाज में काफ़ी सुधार वगैरह हो चुका था, यूरोपीय समाज एक अच्छा समाज दिख रहा था, इसी कारण से जो 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो लेखक थे, स्पेशली यूरोपीय लेखक जो थे, वो यूरोप को सबसे ज़्यादा अच्छा राष्ट्र या अग्रणी राष्ट्र मानते थे, यूरोप को ही। और यूरोपीय लोगों को जो यूरोपीय लोग थे उनकी नस्ल को श्रेष्ठ मान रहे थे। बहुत सारे जो लेखक थे, नस्लवादी लेखक, जो नस्ल के आधार पर, यानी कि लोगों की शारीरिक बनावट वगैरह के आधार पर इलाके, जैसे कि यूरोपीय लोग अलग हैं भारतीय लोगों से या दूसरे देश के लोगों से, तो नस्ल के मामले में तो यूरोपीय लोगों की नस्ल को वो ज़्यादा ऊंचा दर्जा दे रहे थे और दूसरे देशों को अयोग्य मान रहे थे कई सारे लेखक। लेकिन कुछ लेखक थे, जैसे कि एक का नाम है कॉन्डोरसेट, तो इन्होंने कहा
कि हमें क्या करना है, हमें जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं उनकी सहायता करनी है। और सहायता कैसी? उन राष्ट्रों को हमें जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब जो टेक्निक आ गई है हमारे पास, उस टेक्निक के जरिए हम दूसरे राष्ट्रों का विकास करें, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, लूटना कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य क्या था कि जो साधन थे हमारे पास चीज़ों को मतलब बनाने के लिए, जो रिसोर्सेज थे उनको हम दूसरे देशों के साथ बांटें, उनसे और दूसरे देशों को इससे फ़ायदा मिले और उनका विकास हो, ये हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे भी लेखक रहे थे जिन्होंने थोड़ी सही बातें भी की थी, जो कह रहे थे कि यूरोपियनों में अपने भाइयों की तलाश करें, मतलब एक भाईचारे की बात कर रहे थे। यूरोप में सभ्य बनने का अर्थ हमेशा हमारे जैसा बनने से लिया गया है। सभ्य बनने का अर्थ था कि कालांतर में सभी समाज पश्चिमी समाजों के समान हो जाएंगे तथा वे अपनी स्थानीय परंपराएं तथा व्यवहार त्याग देंगे। तो अगर दोस्तों यूरोप में अगर हम सभ्य के अर्थ की बात करें तो सभ्य का अर्थ यूरोपियों के लिए यही था कि हमारे जैसा बनना। मतलब अगर किसी देश के लोग यूरोपीय लोगों की तरह बन जाते हैं तो वो मतलब सभ्य हो गए। अब यूरोप की इस श्रेष्ठता यानी कि एक जो बड़ापन होता है, इसका ही निर्माण के दो मुख्य दिशाओं में हुआ। यूरोप की इस श्रेष्ठता का निर्माण मुख्यतः दो दिशाओं में हुआ। अब ये जो यूरोप की श्रेष्ठता थी, ये जो बड़ापन था, उसका जो विकास है, उसका जो निर्माण है, वो दो दिशाओं में हुआ। इसको समझते हैं। पहली दिशा में यूरोपीय चिंतन ने यूरोपीय लोगों को कुछ विशेष विशेषताओं के साथ जोड़ा, अर्थात उन्हें यह एहसास कराया गया कि उनमें ये विशेषताएं अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हैं। एक जो यूरोपीय नागरिक है वो उसकी ये विशेषताएं हैं व्यक्तिवाद तथा बुद्धिवाद। जहां व्यक्तिवाद ने स्वतंत्रता, साहस, नेतृत्व तथा कला को बढ़ावा दिया, वहां बुद्धिवाद ने कुछ उच्चतर सामाजिक व्यवस्था जैसे श्रेष्ठ प्रशासन, नौकरशाही, आर्थिक विकास, विशाल गिरजाघर, दर्शन, शास्त्र, विज्ञान तथा गणित जैसे उच्चतर मूल्यों का विकास किया। देखिए दोस्तों, दो तरीकों से यूरोपीय लोगों में श्रेष्ठता का भाव पैदा किया गया। मतलब आप जैसे कि मान लो आप यूरोपीय हो, तो आप में के अंदर अगर आपको बताया जाए कि आप श्रेष्ठ हो, तो वो श्रेष्ठ बताने के लिए, समझाने के लिए दो चीज़ों का सहारा लिया गया है। ये चीज़ें दो दिशाओं में चली थी। तो जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि यूरोपीय जो लोग थे उनको ये एहसास कराया गया कि आपके अंतर्गत कुछ विशेषताएं दूसरे लोगों की तुलना में अधिक हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या दूसरे अमेरिकी या जो नॉर्मल जो देश हैं, उनके नागरिकों के मुकाबले आपके अंदर यानी कि जो यूरोपीय लोग हैं उनके अंदर कुछ अपेक्षाएं विशेषताएं अपेक्षाकृत अधिक हैं, ऐसा उन्हें एहसास कराया गया। और एक विशेषता ये थी कि जो यूरोपीय लोग थे, ऐसा माना गया कि उनके अंदर व्यक्तिवाद और बुद्धिवाद पाया गया है। व्यक्तिवाद का मतलब उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना है कि हमें स्वतंत्र रहना है। उनके अंदर साहस है, नेतृत्व है, लीडरशिप है, कला को बढ़ावा देने जैसी चीज़ें हैं। तो व्यक्तिवाद चीज़ें मतलब मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं स्वतंत्रता का जो विशेषता है वो यूरोपीय लोगों के पास है। और दूसरी चीज़ बुद्धिवाद। बुद्धिवाद का मतलब है कि बुद्धिवाद का मतलब दिमाग के जरिए ऐसा एक पूरा का पूरा प्रशासन करना, एक अच्छा प्रशासन करना, नौकरशाही की व्यवस्था करना और ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि सामाजिक जो भी गतिविधियां उसको अच्छे से चलाया जा सके। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यूरोपीय लोगों में श्रेष्ठता का जो भाव है वो दो तरीकों से विकसित या निर्मित किया गया। एक तरीका ये था कि उन्हें बताया गया कि आपके अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं वो अधिक मात्रा में हैं, ऐसा एहसास कराया गया। वो विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं थी जैसे कि व्यक्तिवाद की विशेषता एक यूरोपीय व्यक्ति के अंतर्गत है, बुद्धिवाद की विशेषता एक यूरोपीय व्यक्ति के अंतर्गत है, ऐसा उन्हें बताया गया। क्योंकि वैसे जो उस समय स्वतंत्रता का जो सिद्धांत था, एक्चुअली वो हम यूरोपीय लोगों में ही देख रहे थे। वहाँ पर स्वतंत्रता वगैरह का जो विचार था काफ़ी अच्छे से स्थापित हो चुका था। लेकिन उस समय दूसरे देशों में स्वतंत्रता का विचार इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जो राजतंत्र वगैरह था, जो राजशाही थी, वो ज़्यादा ताकतवर थी दूसरे देशों में। और बुद्धिवाद भी कहा गया कि बुद्धि के मामले में भी काफ़ी आगे हैं। एक चीज़ ये हो गई। इसके विपरीत दूसरी दिशा में यूरोपीय चिंतन ने गैर यूरोपीय सभ्यताओं को नीचा दिखाने और उन्हें अमानवीय तथा जंगली कहकर उनकी भर्त्सना की। ऐसा दावा किया गया कि गैर यूरोपीय विश्व में
ऐसे लोग रहते हैं जिनमें व्यक्तिवाद तथा तर्क बुद्धि यानी कि रीज़न यानी डिबेट वगैरह करने की कमी है। व्यक्तिवाद की कमी का मतलब आप बस इतना समझो कि स्वतंत्रता की भावना, साहस की भावना की कमी है, और इसी कमी के कारण गैर यूरोपीय व्यक्ति में उन सभी गुणों का अभाव है जो यूरोपीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। इस विचार ने गैर यूरोपीय व्यक्ति को सामान्यतः नकारात्मक गुणों के साथ जोड़ा, जैसे काम से जी चुराना, वह काम से जी चुराता है, उसकी आवश्यकताएं काफ़ी सीमित हैं, उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उसका कार्य बचकाना होता है, उसमें खोज करने की प्रवृत्ति नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान अथवा मूल्य नहीं है, उसे स्वतंत्रता का महत्व नहीं पता, वह कायर है, उसमें उदारता का अभाव है, वह स्वतंत्रता के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं होता, वगैरह वगैरह। अब दूसरी चीज़ ये थी कि अब यूरोपीय लोगों की श्रेष्ठता को निर्मित करने के लिए दूसरी चीज़ ये की गई कि गैर यूरोपीय लोगों को, जो व्यक्ति यूरोपीय नहीं था, उसको नीचा दिखाया गया। सिंपल सी बात है, दो तरीके से यूरोपीय श्रेष्ठता विकसित की गई, यूरोपीय लोगों को श्रेष्ठ दिखाया गया। एक पहला तरीका था कि यूरोपीय लोगों को एहसास कराया गया कि उनके अंदर ज़्यादा अच्छी विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यक्तिवाद की विशेषता और बुद्धिवाद की विशेषता, जो कि एक स्वतंत्रता से संबंधित है और एक है समाज को चलाने से संबंधित। तो ये एहसास कराया गया। दूसरा एहसास कराया गया कि जो दूसरे लोग हैं, देखो जाहिर बात है एक चीज़ अपने आप बड़ी हो जाती है अगर दूसरी चीज़ आप कह दो छोटी है। एक चीज़ अपने आप बड़ी हो जाती है अगर आप कह दो कि दूसरी चीज़ क्या है, छोटी है। जैसे कि ये वाली चीज़, सिंपल सी बात है, आप इतने हो, अब दूसरे वाली चीज़ को आप इतना बता दो तो जाहिर सी बात है आप अपने आप बड़े हो गए, दूसरी चीज़ आपसे छोटी दिख रही है। तो सेकंड चीज़ में यही किया गया कि दूसरे लोगों को नीचा दिखाया गया, कहा गया वो जंगली हैं, वो असभ्य हैं, उनके अंदर कोई ज्ञान वगैरह नहीं है, वो कमज़ोर हैं आप लोगों से, ऐसा यूरोपीय लोगों को एहसास कराया गया। तो इसी कारण से यूरोपीय लोगों में श्रेष्ठता का विकास हुआ। काफ़ी डिटेल पॉइंट था, इंपॉर्टेंट था, आगे आपके काफ़ी काम आएगा, ना केवल इस स्टडी में, आगे भी आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे इस पॉइंट से। एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर हम औपनिवेशिक विचारधारा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हम यूरोपीय लोगों के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भारतीयों ने या दूसरे देशों के नागरिकों ने अपना कोई योगदान नहीं दिया है। यहाँ पर जो विचार है स्पेशली सिविलाइजिंग मिशन का, ये यूरोपीय लोगों से संबंधित है। तो यहाँ पर हम बात करते समय हो सकता है कि मैं बात आपको समझाते समय दूसरे लोगों को नीचा दिखाऊं। क्यों? क्योंकि हमें एक पॉइंट समझना है। यहाँ पर हम औपनिवेशिक विचारधारा को, जो शासक वर्ग के जो लोग रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया है, गुलाम बनाया है पूरे विश्व को, उन देशों के कॉन्टेक्स्ट में विचारधारा को समझ रहे हैं। तो आपको समझाने के लिए मुझे पूरी तरह उनकी साइड भी होना पड़ेगा। तो मतलब उनकी साइड नहीं हूँ मैं, साइड तो किसी की नहीं हूँ, न्यूट्रली है रहूँगा, बट लेकिन जो आपको पॉइंट समझाना है तो वो हो सकता है कि एक तरफा हो। सिविलाइजिंग मिशन में एक तरफा होकर मैं समझा दूंगा कि जो यूरोपीय लोग थे वो आपसे श्रेष्ठ थे, ठीक है, क्योंकि हमें पहले उनकी विचारधारा को पूरी तरह समझना है, बाद में हम क्रिटिक करेंगे, बाद में हम उनकी आलोचना करेंगे, वो चीज़ें अलग साइड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम सिविलाइजिंग मिशन को समझ रहे हैं बस। अतः सिविलाइजिंग मिशन यह अपेक्षा करता है कि इसके समर्थक स्वभावतः इनके पराधीन लोगों से केवल शारीरिक शक्ति के बल पर ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी श्रेष्ठ होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। इस श्रेष्ठता को कई तत्वों द्वारा स्पष्ट किया गया, जैसे दैविक चयन, जीन्स मतलब आप जो शारीरिक बनावट होती है, जो जीन्स वगैरह होते हैं शरीर में, वो जलवायु, संस्थाएं, मानसिक प्रवृत्ति। अब ये जो विचार था श्रेष्ठता को, इसको और भी तरीके से मजबूत किया गया, जैसे कि दैविक बताया गया कि देवताओं के जरिए भी एक दैवीय शक्ति प्राप्त है, या जो जीन्स है, जो बनावट है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या जो जलवायु रही है वो यूरोप की ज़्यादा अच्छी रही है, सब कुछ यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बताया गया। अधिकतर यूरोपीय चिंतकों ने यूरोप की सांस्कृतिक श्रेष्ठता के आधार को जैविक स्तर पर निर्मित नस्ल में बूढ़ा और 19वीं शताब्दी तक आते आते इस प्रकार का नस्लवाद यूरोपीय श्रेष्ठता निर्माण का प्रमुख आधार बन गया। पता नहीं बूढ़ा क्या है। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, जो जैविक चीज़ें थी, जैसे कि जैविक का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से शारीरिक बनावट, ठीक है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जो नेचर ने बनाया है।
इंसानों ने नहीं बनाए। जैसे कि आज मान लो एक व्यक्ति कुपोषण का शिकार है और वो कमज़ोर है, और एक व्यक्ति हट्टा कट्टा है, अमीर खानदान से है और वो खाते पीते घर का है, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक नहीं है। एक कमज़ोर है और एक शक्तिशाली है, तो ये प्राकृतिक है, ये जैविक है नहीं। अगर दोनों खाना दिया जाए, सही से पोषण दिया जाए, तो दोनों ठीक हो सकते हैं। क्योंकि इसको खाना नहीं मिल रहा सही से, इसलिए ये कुपोषण का शिकार है और इसका शरीर कमज़ोर है। लेकिन जैविक का मतलब होता है कि प्रकृति ने ही आपको कमज़ोर बनाया है। तो ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया यूरोपीय चिंतकों के द्वारा। चिंतक का मतलब होता है जो यूरोपीय विचारक थे, वहाँ के जो राइटर वगैरह थे, वहाँ के जो लेखक थे, उन्होंने ऐसा विचार फैलाया कि यूरोपीय जो संस्कृति रही है वो श्रेष्ठ है, और जो यूरोपीय लोग हैं वो जैविक मामले में भी, शारीरिक बनावट में भी, नस्ल के मामले में भी काफ़ी श्रेष्ठ हैं। और इसी के चलते नस्लवाद आया था। इसी के चलते हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर भेदभाव होता है। रंग के आधार पर भेदभाव करना क्या है, नस्ल के आधार पर ही तो है। तो नस्लवाद फैला इसी कारण, इसी विचारधारा के चलते। इसी तरह यह दावा भी किया गया कि गैर यूरोपीय लोगों की कमज़ोर तार्किक शक्ति और उसकी चिंतन प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, जिसके कारण वह तात्विक एवं अति सूक्ष्म रचनाओं की व्याख्या नहीं कर पाता। उसका धर्म केवल कुछ अंधविश्वासों से ऊपर नहीं उठ पाता। मतलब ये कि जो गैर यूरोपीय लोग थे, जो लोग यूरोपीय नहीं थे। देखो दोस्तों, यूरोप में आप समझ रहे हैं ना, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ये जो प्रमुख देश हैं वो आते हैं यूरोप में, वो सब के सब यूरोपीय देश हैं, ठीक है। अब यूरोपीय देश के अलावा अमेरिका को भी आप छोड़ दो, ठीक है, यूरोपीय देशों के आप साथ रख लो, यूएसए वगैरह को भी। अब इनके अलावा जो पूरा विश्व है उसको गैर यूरोपीय कहा गया है। तो ऐसा विचार रखा गया था कि जो गैर यूरोपीय लोग हैं वो तर्क वगैरह नहीं कर सकते, उनकी तार्किक शक्ति जो है वो कमज़ोर है, इसीलिए वो ज़्यादा किसी की चीज़ के बारे में गहन अध्ययन या चिंतन नहीं कर सकते। और उनके जो धर्म है वो कुछ अंधविश्वासों मतलब उसमें बहुत सारे अंधविश्वास हैं और वो उसी तक सीमित रहते हैं। वह साधारण यंत्रों के साथ काम करता है। जो गैर यूरोपीय व्यक्ति वह साधारण यंत्रों के साथ काम करता है, जिसमें वह किसी प्रकार का सुधार नहीं लाना चाहता। उसमें दूरदर्शिता की कमी है, अतः वह ना तो कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है और ना ही कठिन संस्थाओं का या बड़ी संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कर सकता है। वह तानाशाही के अंतर्गत रहता है जो संपत्ति के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती। अतः उसकी समस्त या संपूर्ण अर्थव्यवस्था उत्पादन के पुराने तथा अपरिष्कृत स्तर से ऊपर नहीं उठ पाती। वह टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर पाया और ना ही वह यह अमूर्त गणित के सिद्धांतों का ही निर्माण करने में सक्षम हुआ। संक्षेप में गैर यूरोपीय समाज तथा उनकी प्रारंभिक उपलब्धियां निष्क्रम, अंधविश्वासी, पुरातन तथा तानाशाही रही हैं। देखिए दोस्तों, गैर यूरोपीय लोगों को यही कहा गया कि वो कमज़ोर हैं, उनकी दूरदर्शिता कमज़ोर है, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है। वही घुमा फिरा कर बातें कही जा रही हैं, बट यहाँ पे घुमा फिरा कर कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। आपको सारे पॉइंट्स याद करने हैं। जैसे कि वो कठिन संस्थाओं का निर्माण नहीं कर सकता, मतलब बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता, बड़ी संस्थाओं की स्थापना नहीं कर सकता। वो एक तानाशाही शासन के अंतर्गत रहता है। ऐसा यूरोपीय लोगों का मानना रहा है कि जो राजतंत्र होता है, जिसमें तानाशाही शासन होता है, जिसमें लोगों की इच्छा नहीं सुनी जाती, ऐसे शासन के अंतर्गत रहता है। और जो सरकार होती है वहाँ की, वो लोगों की संपत्ति के अधिकार की भी रक्षा नहीं कर पाती। कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सारे के सारे वो तर्क हैं, ये वो बैकग्राउंड है, या ये जो ऐसे तर्क हैं जो उपनिवेशवाद को बिल्कुल सही ठहराते हैं। ये सारे के सारे तर्क यूरोपीय लोगों के द्वारा इसलिए दिए जा रहे हैं। देखो, उस समय तो हकीकत लग रहा था, जिस समय ये तर्क दिए जा रहे थे सिविलाइजिंग मिशन के तहत, जिसे हम पढ़ रहे हैं, अगर हम औपनिवेशिक विचारधारा के अकॉर्डिंग पढ़ें तो उस समय सही भी लग रहा था। और एक्चुअली इसका प्रभाव भी है। आज हम देख लें, अगर हम भारत में ही देख लो, तो कई लोग कहेंगे, मैक्सिमम लोग कहेंगे उपनिवेशवाद सही था। आप 10 लोगों का सर्वे कीजिए, आप एक्चुअल में आप पाएंगे कि बहुत लोग कहेंगे कि जो अंग्रेज़ों का शासन था भारत में वो बहुत अच्छा था। बहुत लोग तारीफ़ कर देंगे। मतलब वैसे तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब सारे कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो जाहिर सी बात है कि उपनिवेशवाद हमारे लिए गलत साबित हुआ। जब हम बात करते हैं अकाल वगैरह की, जब हम बात करते हैं विभाजन जैसी समस्याओं की, तो उपनिवेशवाद सदा के लिए हमारे लिए, हमेशा के लिए ही एक ख़राब चीज़ रही है। लेकिन यहाँ पर आप बस इस विचारधारा के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस विचारधारा का प्रभाव भी रहा है। आप इसे नॉर्मल हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है।
हल्के में मत लेना इस विचारधारा को। ये जो सिविलाइजिंग मिशन रहा है, इसने तर्क दिए कि जो गैर यूरोपीय लोग हैं वो कमज़ोर हैं। बात खत्म। गैर यूरोपीय लोग कमज़ोर हैं, हर चीज़ में कमज़ोर हैं, यहाँ पर हर चीज़ के तर्क दिए गए। और इन्हीं सब तर्कों के आधार पर बड़े बड़े जो दार्शनिक थे, देखो जो दार्शनिक होता है, जो विचारक होता है, जो लेखक होता है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी हम आप पढ़ोगे आगे के सेमेस्टर वगैरह में, आप कई सारे थिंकर्स को पढ़ोगे। थिंकर्स मतलब जो बड़े बड़े लेखक हैं, जो विचारक हैं, उनको पढ़ोगे। ठीक है, तो वो जो विचारक होते हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है कई सारे लोगों पर। तो अब इन्हीं सब तर्कों का यूज़ करके, इन्हीं सब बातों का यूज़ करके कई सारे जो विद्वान हैं बड़े-बड़े, वो उपनिवेशवाद को बिल्कुल जस्टिफ़ाई करेंगे। वो कहेंगे ये उपनिवेशवाद सही है। अभी आप देखिए, यहाँ पर अभी आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप पढ़ना, इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी जानकारी कम हो लेखकों के बारे में, इसलिए थोड़ा-सा आपको इंटरेस्टिंग कम लगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का इंटरेस्ट बनाऊँगा। और एक चीज़ और, आपको बहुत कम समय में भी काफ़ी जानकारी मिल रही है। एक चीज़ याद रखना, आप आगे ये सारी जो चीज़ें ना वो आगे के सेमेस्टर में आपको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मतलब आपको अभी पता चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो कॉलोनियलिज़्म एंड नेशनलिज़्म का जो सब्जेक्ट रहा था, ये 5th सेमेस्टर में मिलता था पहले, लेकिन आपको अभी मिल रहा है। तो मतलब क्या है, आपकी नॉलेज ब्रॉड होगी। कठिन है लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज ब्रॉड हो जाएगी। जो बहुत आगे नॉलेज मिलती थी बच्चों को आगे के सेमेस्टर में, वो आपको अभी मिल रही है। तो आगे आप काफ़ी चीज़ें समझ सकेंगे। अब यहाँ पर देखो, 19वीं शताब्दी तक आते-आते लगभग सभी यूरोपीय चिंतकों ने सभ्यता के मिशन को की धारणा को स्वीकार कर लिया था। उदाहरण के लिए जेम्स मिल एक बड़े विद्वान रहे हैं। इनका एक सिद्धांत रहा है उपयोगितावाद का, इसे भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जेम्स मिल ने विदेशी शासन को इस आधार पर उचित ठहराया कि सरकार का उपनिवेशी मॉडल किसी भी अन्य सरकार के मॉडल की तरह वैध है, लीगल है, यदि यह पराधीन जो गुलाम बनाया गया देश है लोगों की सभ्यता की वर्तमान व्यवस्था को प्रगति के उच्चतर स्तर में परिवर्तित करने में सहायता करता है। जेम्स मिल ने कहा कि अगर जो उपनिवेश है, अगर वहाँ के लोगों को उपनिवेश सभ्य बनाता है या वहाँ के लोगों का विकास करता है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने विदेशी शासन को उचित ठहरा दिया। अपनी पुस्तिका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स एशिया के लोगों को जंगली, अर्धवर्णर तथा कृषकों के देशों की संज्ञा देता है। इसके विपरीत वह यूरोप के बुर्जुआ समाज को सभ्य समाज की संज्ञा देता है। मार्क्स का मानना था कि जो कार्ल मार्क्स है उनका मानना था कि भारत में रेल व्यवस्था का निर्माण करके ब्रिटेन भारत में आधुनिक औद्योगिकरण की नींव रख रहा है, क्योंकि रेल व्यवस्था की प्रक्रिया की कोयला, लोहा, स्टील तथा भारी मशीनरी के अभाव में किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकेगा। देखिए दोस्तों, अब इतनी बड़ी बात है, यहाँ पर आप कार्ल मार्क्स वगैरह के बारे में पढ़िए। देखो, हमें हमेशा से ये लगता है जो कार्ल मार्क्स वगैरह के आप बारे में पढ़ेंगे ना, तो हमेशा से लगता है कि ये गरीबों के साथ रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा से पढ़ेंगे, आपको लगेगा पूरी तरह, और आप इनके पक्ष में रहेंगे हमेशा। आपको लगेगा कि मार्क्स सही है, भले ही पूंजीवाद कितना भी अच्छा लगे हो, लेकिन मार्क्स सही लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये समानता की बात करते हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये समानता वगैरह की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि पूंजीवाद ना हो, समान हो, सभी लोगों को समानता मिले, तो ऐसी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो हिडन पॉइंट है, यहाँ पर जो हिडन पॉइंट है वो ये है कि जो कार्ल मार्क्स थे वो भी भारत में ब्रिटेन के उपनिवेशवाद को बिल्कुल उचित ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो दूसरे एशिया वगैरह के जो लोग हैं, वो जो लोग हैं वो कृषकों का देश है, वो जंगली लोग हैं, अर्धवर्णर हैं, मतलब जंगली लोग हैं। तो ये ऐसे इनके विचार थे, तो ये थोड़ा अलग लगता है, इनको भी आपको पता होना चाहिए, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। और जो यूरोप है, यूरोप के लोगों में जो आम लोग थे, यूरोप के जो श्रमिक थे, यूरोप के जो किसान थे, यूरोप का जो आम वर्ग का जो आम वर्ग के जो लोग थे, बुर्जुआ जिन्हें कहते हैं, उनको ये बिल्कुल सभ्य मान रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो मार्क्स हैं, उनका मानना था कि जो भारत है, भारत में जो रेल व्यवस्था का विकास किया गया ब्रिटेन के द्वारा, इसको इन्होंने कहा कि ये भारत में औद्योगिकरण का या आधुनिक औद्योगिकरण की नींव रखी जा रही है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हो सकता है कि जो कार्ल मार्क्स थे, उनका अगर हम टाइम पीरियड देखें, तो वो लगभग 18वीं शताब्दी से संबंधित व्यक्ति हैं। तो 18वीं शताब्दी के टाइम पर हो सकता है कि व्यक्तियों को लग रहा हो कि जो ब्रिटेन वगैरह है भारत में या दूसरे देशों में वो विकास कर रहा है। हम राजा राम मोहन रॉय को भी ले सकते हैं, वो भी ब्रिटेन के शासन के पक्ष में ही थे। हालांकि
वो अलग, बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट है, अलग में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने भी ब्रिटेन की सहायता से भारत में सामाजिक सुधार करने का प्रयास किया था। तो हमें यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब कार्ल मार्क्स अपने विचार दे रहे हैं तो वो किस टाइम पीरियड से संबंधित हैं, ठीक है, 18वीं शताब्दी से संबंधित हैं। अगर उन्होंने 19वीं शताब्दी देखी होती, 20वीं शताब्दी देखी होती, किस तरह से शोषण बढ़ता ही चला गया, तो हो सकता है उनके अलग विचार हो सकते थे। तो यहाँ तक चीज़ें थी। सिविलाइजिंग मिशन के समर्थकों का दावा है कि जब ब्रिटेन ने भारत का शासन संभाला तो वे असभ्य लोगों के लिए सभ्यता, गरीबों के लिए समृद्धि, मूर्ति पूजा करने वालों के लिए ज्ञानोदय, क्रूर एवं पुराने समाजों में कानून एवं व्यवस्था लेकर आए। तो यहाँ पे जो सिविलाइजिंग मिशन के समर्थक हैं वो दावा करते हैं कि जब ब्रिटेन का शासन भारत पर स्थापित हुआ तो उन्होंने असभ्य लोगों को सभ्य बनाने का प्रयास किया, गरीबों के लिए समृद्धि की स्थापना की। जो मूर्ति पूजा करने वाले, मतलब इनके अनुसार जो मूर्ति पूजा करने वाले जो लोग रहे वो थोड़े से अंधविश्वासी रहे, तो उनके लिए ज्ञानोदय का सिद्धांत लाया अंग्रेजों ने। जो क्रूर और पुराना जो समाज था उसको नए समाज से जोड़ा। तो कई सारी चीज़ें की। ये कौन कह रहा है? ये समर्थक कह रहे हैं। अतः या इसलिए अधिकतर लेखकों ने ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशों में अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने की प्रक्रिया को गलत नहीं माना, बल्कि साम्राज्यवादियों ने इसे ब्रिटेन के सिविलाइजिंग मिशन के अभियान को सारे विश्व में प्रसारित करने का एक अन्य औचित्य माना। मतलब ये है कि जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था उसको किसी ने गलत नहीं माना, उसको कहा कि ये सभ्यता के लिए ही किया जा रहा है और इसको उचित ठहराया गया, उपनिवेशवाद को उचित ठहराया गया। सभ्यता की इस विचारधारा ने उपनिवेशों के सामाजिक, सांस्कृतिक और सुविधाओं में सुधार को उचित ठहराया। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश राज ने कई धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और उसमें सुधार करना चाहा। उदाहरण के लिए ब्रिटिश शासन ने लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाने के लिए शारदा अधिनियम लाने की कोशिश की थी। उन्होंने सती प्रथा इत्यादि को मिटाना चाहा। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संस्कृति और समाज को अधिक रूप में सुधारने की कोशिश की। तो कई सारे सुधार कार्यक्रम भी ब्रिटिशर्स के द्वारा, भारतीय समाज में सुधार कार्यक्रम भी ब्रिटिशर्स शासकों के द्वारा किए गए सभ्यता मिशन के तहत। तो ये यहाँ पर जितने भी तर्क दिए गए हैं ये सारे के सारे तर्क सिविलाइजिंग मिशन से संबंधित है और यहाँ पर हमने औपनिवेशिक विचारधारा के अकॉर्डिंग सिविलाइजिंग मिशन को समझा है। ध्यान से समझिए, जो औपनिवेशिक विचारधारा है वो उपनिवेशवाद को, जो गुलामी का जो सिद्धांत है, साम्राज्यवाद का जो सिद्धांत है, उसको उचित ठहराते हैं। किस आधार पर? सभ्यता के मिशन के जरिए। सभ्यता के मिशन का मतलब यही था कि जो गैर यूरोपीय लोग थे उनको बताया गया कि जो गैर यूरोपीय लोग हैं सभी को बताया गया जो गैर यूरोपीय लोग हैं वो असभ्य हैं, वो जंगली हैं, उनके अंदर रहन सहन का तरीका नहीं है, उनके अंदर अंधविश्वास फैला हुआ है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ऐसा औपनिवेशिक देशों ने माना कि हम उन्हें सभ्य बनाएं। तो जितने भी लोग थे, बड़े बड़े विचारक रहे थे, उन्होंने भी उपनिवेशवाद का समर्थन किया, उसे सही ठहराया। अगर ये वैसे बहुत सारे जो विचारक रहे हैं उनका ये भी मानना रहा है कि अगर उपनिवेशवाद किसी देश का विकास कर रहा है तो फिर वो पूरी तरह सही है, ऐसे विचार रहे हैं। तो यहाँ पर हमने औपनिवेशिक विचारधारा के तहत सभ्यता के मिशन को समझा। अब ये कितना सही है विचार है इनका, कितना गलत है, ये एक तो डिबेट का मुद्दा है, इसे हम अलग से अभी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, इसी वीडियो में थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन फिर भी ये डिबेट का मुद्दा है। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ये आप अपने विवेक के ऊपर जान सकते हैं कितना ये सही है कितना गलत है। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी मिशन की आवश्यकता थी। अगर करना ही था तो अगर ऐसा कोई मिशन होता भी, सभ्यता का मिशन होता, तो भारत में अकाल तो नहीं पड़ते। बहुत चीज़ें हुई मैं मानता हूँ, बट अकाल में जो करोड़ों लोग या लाखों लोग मरे हैं वो तो नहीं मरे होते ना। अगर इन लोगों ने इतना दूर की सोची होती, सभ्यता करने की कोशिश की होती, तो इतना भंडार रहता भारत में कि अकाल से लोग नहीं मरते। इन्होंने वाणिज्यिक कृषि भारत में चालू कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, जो खाद्यान्न फसलें थी वो ख़त्म हो गई। जो खाने वाली फसलें होती हैं, दाल चावल आटा, इसमें इनकी कमी हो गई। गन्ना, चाय की जो खेती थी, जो नील की खेती थी, रंग की जो खेती होती है, उसको बढ़ा दिया गया। अब वो खाएगा थोड़े ना इंसान, और कम पैसे भी दे देते। तो इससे क्या हुआ, खाद्यान्न की फसलों की कमी हुई और अकाल वगैरह पड़े। तो अलग अलग सारे कॉन्टेक्स्ट रहे हैं, बहुत डिबेट का भी मुद्दा है, और आलोचना वगैरह जो भी है उन्हें हम थोड़ा सा समझेंगे वीडियो में। बट यहाँ तक ठीक है, हमने औपनिवेशिक विचारधारा को काफ़ी अच्छे से, सभ्यता के मिशन को समझ लिया है। यहाँ पे हमें अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ मिशनरी को थोड़ा सा समझना है। देखो मिशनरीज, आपको मैंने चार्टर एक्ट जब पढ़ाया था तो एक चार्टर एक्ट था, आई थिंक
13 का 1813 का एक चार्टर एक्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली थी। अब इसे समझते हैं क्या है ये। तो अंग्रेज मिशनरी भारत में भारतीय जनता को पश्चिमी नैतिकता और मूल्यों का ज्ञान देने के लिए आए थे, जो अधिक सुसंगत तरीके से ईसाई धर्म के सुधारों पर आधारित थे। ब्रिटिश मिशनरियों का उद्देश्य भारतीयों को उनके धार्मिक दृष्टिकोण को सुधारने व मजबूत करने में सहायता प्रदान करता था। उस समय भारतीय परंपरा और संस्कृति अंधविश्वासों और पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। देखिए, यहाँ पे अभी हम इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अभी हमें इन्हीं की तरफ झुकना है पूरी तरह। अब जो मिशनरीज आई थी, ईसाई जो मिशनरीज वगैरह भारत में आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला था। और ये तो बिल्कुल सही भी है, अंधविश्वास बहुत लंबे समय से भारतीय समाज में फैला हुआ था और आज भी धीरे धीरे, आज भी हम देखते हैं कई सारे अंधविश्वास हैं और वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो भारतीय समाज में काफ़ी अंधविश्वास थे, पूर्वाग्रह थे, बहुत सारी चीज़ें थी। उसको ख़त्म करने के लिए, उसको में सुधार करने के लिए जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो भारत में आई थी। एक्चुअली मैंने पहले बता दिया कि ईसाई धर्म में भी कई सारी पहले, बहुत पहले बुराइयाँ थी, लेकिन पुनर्जागरण वगैरह का होता है यूरोप में, ये अलग चीज़ है। यूरोप में पुनर्जागरण वगैरह होता है, जिसके तहत नए विचार आते हैं और ईसाई धर्म में कई सारे सुधार हो जाते हैं। अब उन्हीं सुधारों के तहत ब्रिटिश जो मिशनरीज थी वो भारत में भी सुधार करने के लिए आती हैं। जो मिशनरीज थी, इन्होंने भारतीय अविकास के विरुद्ध एक मिशन शुरू किया और वे हिंदुस्तान की शासन प्रकृति को बदलने के लिए एक मिशन लाए। इन परिवर्तनों के मुख्य प्रतिपादक चार्ल्स ग्रांट थे। ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्य रूप से मिशनरीज के अंतर्गत भारत की विकास की बात की थी, जो कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में स्थित थे। उन्होंने 1792 में तर्क दिया था कि भारत की प्रमुख समस्या एक धार्मिक विचार है जो अज्ञानता और अंधविश्वास को कायम रखता है। वैसे गलत नहीं कहा, एक बहुत सही चीज़ कही थी उस टाइम पे। अगर हम बात करें तो 1792 में इन्होंने कहा, चार्ल्स ग्रांट ने, कि भारत में जो एक प्रमुख समस्या रही थी वो धार्मिक विचार था, क्योंकि अज्ञानता थी और अंधविश्वास था। ये एक प्रमुख चीज़ थी जो समस्या क्रिएट कर रही थी भारत में, भारतीय समाज में। उनके विचार को तत्कालीन ब्रिटिश संसद ने 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से वैध ठहराया, और जिसने ईसाई मिशनरियों को बिना किसी प्रतिबंध भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। देखिए दोस्तों, चार्ल्स ग्रांट के एक तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो ईसाई मिशनरियों को भारत में आने दे। तो 1813 का जब चार्टर एक्ट लाया गया तो उसमें इनके विचार को शामिल करते हुए ईसाई मिशनरीज को अनुमति दे दी गई भारत में प्रवेश करने की, ताकि वो अपना कार्यक्रम या भारत में सुधार कर सकें। तो ये मिशनरीज थी, इनको हमने पढ़ लिया। अब आप बात करते हैं उपयोगितावाद की। उपयोगितावाद को भी आपको समझना है, आपके चैप्टर में दिया गया उपयोगितावाद क्या है। उपयोगितावाद एक, देखिए दोस्तों, सिंपल सा इजी वर्ड, इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ उपयोगितावाद क्या है। एक्चुअली ये एक सिद्धांत है, जैसे आप पढ़ते हैं ना उदारवाद का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया, तो अलग अलग सिद्धांत हैं। उसी तरह एक सिद्धांत है उपयोगितावाद। ठीक है, क्या है उपयोगितावाद? उपयोगितावाद कहता है कोई भी चीज़, कोई भी कार्य जिसे करने से ज़्यादा व्यक्तियों को या ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होता है तो वो सही है। जैसे कि मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन और दो ऑप्शन। ठीक है, आपको कोई भी कार्य करने के दो ऑप्शन है आपके पास, और एक ऑप्शन अगर आप करते हो तो आपका, अगर एक पहला कार्य करते हो तो आपको उससे कम प्रॉफिट होता है, दूसरा कार्य अगर आप करते हो तो आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये कहते हैं कि उपयोगितावाद के तहत आपको दूसरा ही कार्य चूज़ करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आनंद दे, क्योंकि भाई ये सिद्धांत है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। ये कहते हैं जो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद दे, एंजॉयमेंट दे, आपको खुश रखे, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सुख दे, सुख की बात ये करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ये सुख देती है कोई भी चीज़, तो वो उपयोगितावाद के अंतर्गत आपको उसी चीज़ को चुनना चाहिए, वही कार्य आपको करने चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ चुनो जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, कम से कम दुःख मिले। ना केवल एक व्यक्ति को, ना केवल आपको, ऐसे भी काम हो सकते हैं जिससे कि मान लो सरकार है तो सरकार के अंतर्गत सरकार कोई ऐसी नीति लागू करती है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा है, और एक ऐसी नीति लागू करते हैं जिसमें फ़ायदा सिर्फ कम ही लोगों का है, लेकिन फिर भी उनके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे उपयोगितावाद का मानना है कि जो ज़्यादा लोगों के लिए जो लाभ है वही सबसे सही है, और जो ज़्यादा सुख प्रदान कर सके, ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट दे, वो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है। इसे जेम्स मिल ने, जर्मी बेंथम ने, जे.एस. मिल ने प्रस्तुत किया है। कई सारे लेखक हैं, इन सभी के विचार हैं इससे संबंधित, तो इन सभी ने इसको प्रस्तुत किया है।
अब मैं बुक की लैंग्वेज यहाँ पे पढ़कर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे पढ़ लेना, मैंने बाकी समझा दिया है आपको, पढ़ा दे रहा हूँ एक बार। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जो सुख और दुख के नैतिक दर्शन पर आधारित है। इस आनंद की गणना सुखवादी आकलन द्वारा की जाती है। सुखवादी आकलन कहता है कि एक ऐसा कार्य जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को उत्पन्न करता है उसे सही कार्य माना जाता है, जिसमें दर्द या दुख कम से कम हो। मतलब यही है कि सुखवादी आकलन किया जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो और कम से कम दर्द हो या दुख हो। यह 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन की उदारवादी विचारधाराओं में से एक है। इसके आधार पर पूरे ब्रिटिश प्रशासन में सुधार किया गया। इस दर्शन के प्रचारक रहे हैं जर्मी बेंथम, जेम्स मिल, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल के फादर थे जेम्स मिल, अगर मैं श्योर हूँ तो जेम्स मिल ही है, ठीक है, हाँ। तो जे.एस. मिल के फादर रहे जेम्स मिल, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना। ये सारे विचारक रहे, इन सभी विचारकों ने भारत में उपयोगितावादी सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की थी। दोस्तों हमने यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चीज़ आपको समझनी है, प्राच्यवाद क्या है। देखो समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऑलरेडी मैंने आपको इतना सब कुछ समझा दिया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बस ये है कि थोड़ा लेंथी हो जाता है। इसे समझ लेते हैं प्राच्यवाद क्या है। तो प्राच्यवाद ये पश्चिमी यूरोप से संबंधित है, जो यूरोप है उससे संबंधित है, ठीक है। एक सांस्कृतिक और राजनीतिक तथ्य है जहाँ पश्चिमी प्राधिकरण पश्चिमी समाज के मानदंडों के अनुसार एशियाई समाजों को सुधारने की कोशिश करता है। तो सिंपल सी बात है, प्राच्यवाद एक ऐसा विचार है जो यूरोपीय समाज में एशियाई समाज या गैर यूरोपीय जो समाज है उसमें सुधार की बात करता है। किस आधार पर? पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, पश्चिमी सुधारों को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम की सभ्यता में जो सुधार हुए थे, जो अच्छाइयाँ थी उसको ध्यान में रखते हुए ये दूसरे समाजों में सुधार की बात करता है, सुधार करने की कोशिश करता है। प्रारंभ से ही यूरोपीय भारतीय समाज को राजाओं, जमींदारों और मुगल राजाओं ने स्थानीय अवशेषों की निरंकुश गतिविधियों से मुक्त करना चाहते थे। विभिन्न नई नीतियों के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन ऐसी परंपराओं में सुधार लाना चाहता था। उदाहरण के लिए इन्होंने नई भूमि संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए स्थायी बंदोबस्त अधिनियम जैसी प्रणालियाँ शुरू की। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि कई सारे सुधार इनके द्वारा किए गए, जैसे कि प्राच्यवाद के अंतर्गत जो कई सारी जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी, जैसे कि जो निरंकुश गतिविधियाँ हो रही थी जमींदारों और राजाओं और मुगल शासकों के द्वारा भारत में, तो उससे ये मुक्त करना चाहते थे, भारत को उस परंपरा से मुक्त कर भारत में सुधार लाना चाह रहे थे। ऐसा विचार है प्राच्यवाद का। इसके अंतर्गत इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की नीति को भी लागू किया। हालांकि हम जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त की नीति कैसी रही थी। अगर नहीं भी जानते तो कोई नहीं, आगे की वीडियोस में, आगे के चैप्टर्स में आपको पढ़ना ही है। स्थायी बंदोबस्त एक कर या टैक्स से संबंधित नीति थी जो किसानों पर लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये एक गवर्नर जनरल रहे थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इस उम्मीद से की थी कि कानून का शासन और निजी संपत्ति का अधिकार किसी व्यक्ति को जमींदारी व्यवस्था के रीति रिवाजों और परंपराओं की बेड़ियों से मुक्त कर देगा। इस तरह से अंग्रेजों के हस्तक्षेप ने भूमि के अधिकार के आधुनिकीकरण और व्यावसायिकीकरण की कोशिश की। तो यही है प्राच्यवाद का सिद्धांत, यही कहता है कि सुधार करना, ठीक है। और ये सुधार जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो कैसे सुधार किए गए, जैसे कि भूमि संबंधित सुधार करने का प्रयास किया गया, अलग अलग भूमि से संबंधित नीतियां लाई गई। पहले भूमि का व्यावसायीकरण और आधुनिकीकरण इतना नहीं था, स्पेशली बिजनेस नहीं होता था ज़मीन का, मतलब आसान नहीं था ज़मीन को बेचना खरीदना इतना ज़्यादा, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा। अब वैसे उनके अपने हित थे इसमें। बाकी अब हम बात करते हैं सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा की क्या आलोचना रही थी, ठीक है। जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था ये इसी से संबंधित है। अब यहाँ तक हमने फर्स्ट नहीं 3-4 टॉपिक जो भी पढ़े हैं हमने, उपयोगितावाद, मिशनरी या प्राच्यवाद को, वो सभी के सभी सभ्यता के मिशन के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। सभ्यता के मिशन के तौर पर अभी हमने जितनी भी बातें करी वो सब की सब सभ्यता के मिशन की ही बातें थी, मतलब एक सिविलाइजिंग मिशन था वो। अब उसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है उसको समझते हैं। कई विद्वानों ने तर्क दिया है कि सभ्यता मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा भारत में व्यावहारिक नहीं थी, मतलब भारत में प्रैक्टिकली नहीं थी, वहाँ भारत में नहीं होनी चाहिए थी ये मिशन।
भारत में औपनिवेशिक नियंत्रण ठीक से काम नहीं कर सका और औचित्य के लिए कोई नैतिक आधार नहीं था। इसके कई कारण थे। सबसे पहला, भारत में उदार शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय पुरस्कार नहीं मिला। देखो दोस्तों, साफ साफ कहा जा रहा है कि भारत में ये चीज़ असफल रही थी। भारत में उपनिवेशवाद सही से कभी रह ही नहीं पाया, पूरी तरह से नियंत्रित नहीं रह पाया ये, और इसका कोई उचित या सही आधार नहीं था। भारत में उपनिवेशवाद स्थापित करने का कोई सही या व्यावहारिक आधार नहीं था, ऐसा माना जाता है आलोचकों के द्वारा। इसके कई कारण हैं, जैसे कि एक कारण है कि जो भारत में जो शिक्षा वगैरह की स्थापना की गई थी, उसमें पर्याप्त वित्तीय पुरस्कार नहीं था। मतलब ये भले ही एक भारतीय व्यक्ति पढ़ लिख जाता है यूरोपीय व्यक्ति की बराबर, तो क्या उसको उतनी ही बराबर नौकरी मिल पा रही थी? क्या उतना ही सम्मान उसे मिल रहा था? क्या उतने ऊंचे पद उसे मिल पा रहे थे? तो ये हम साफ तौर पर देखते हैं कि बड़े पदों पर तो यूरोपीय ही बैठे थे, तो उसे उचित पुरस्कार या उचित इनाम नहीं मिल पा रहा था उसे उसकी शिक्षा का। दूसरा ये कि शिक्षित भारतीयों ने इस ज्ञान का प्रयोग औपनिवेशिक शासन पर प्रश्न उठाने के लिए किया। परिणाम स्वरूप इस सभ्यता मिशन के नतीजे में औपनिवेशिक सत्ता का आधिपत्य नहीं हो पाया। मतलब दोस्तों, अगर ये सभ्यता भारत के लिए सही होती तो भारत के लोग इसका समर्थन करते ना, इसके ऊपर प्रश्न क्यों लगाते? बल्कि उल्टा हुआ ना, भारतीय लोगों ने जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई थी उसके अंतर्गत जो भी पढ़ाई वगैरह की, उसके जरिए इन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब उनके खिलाफ औपनिवेशिक शासन पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने लगे कि आखिर ये औपनिवेशिक शासन क्यों स्थापित है हमारे ऊपर, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इस तरह से इसकी आलोचना की जाती है। सभ्यता मिशन की सुधारवादी, यहाँ पे मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो रहा है, समझा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ मैंने पढ़ रखी है पहले ही। तो सभ्यता के मिशन और राष्ट्रीय सुधार व पुनरुत्थान। अब देखो, सभ्यता का मिशन हुआ भारत में, तो उसके तहत सुधार भी हुए कई सारे, जैसे कि हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके अलावा बहुत सारे समाज सुधारक रहे थे जिन्होंने कई तरह की सामाजिक रूढ़ियों को, जो सामाजिक पुराने विचार थे जो लंबे समय से चले आ रहे थे, जो अंधविश्वास थे, उसको खत्म करने का प्रयास किया। इन्होंने भारतीय समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात थी एक्चुअली। राजा राम मोहन रॉय अगर बात करें ना इनकी, तो ये ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं कर रहे थे। उस समय ब्रिटिशर्स की नई नई सत्ता स्थापित हुई थी। ज़्यादा स्पष्ट तौर पर हमें पता भी नहीं था कि ब्रिटिशर्स हमारा शोषण कर रहे हैं, और उस समय हम आज़ाद भी नहीं हो सकते थे, ब्रिटिशर्स थे। तो उस समय राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिशर्स का सहारा ही लेने की कोशिश की और उनकी सहायता से भारतीय समाज में सुधार लाना चाहा। लेकिन फिर भी उनको अंदर अंदर पता था कि अगर हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता हो, अगर हम चाहते हैं कि भारत समाज आज़ाद हो, भारत आज़ाद एक देश बने, लेकिन उसके लिए भी पहले सामाजिक सुधार आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने सामाजिक सुधार पर बल दिया, ना कि भारत देश की स्वतंत्रता पर। तो यहाँ पर उन्होंने उपनिवेशवाद का यूज़ करते हुए, या दूसरे कई सारे हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय व्यक्ति आए, राष्ट्रवाद से संबंधित व्यक्ति आए, उन्होंने समाज में सुधार किया। तो यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं। लेकिन हाँ, फिर इसी समाज सभ्यता के मिशन के जरिए हम देखते हैं, जब औपनिवेशिक शासन स्थापित हो जाता है तो राष्ट्रीय भावना लोगों में पैदा हो जाती है, और फिर इस राष्ट्रीय भावना के तहत क्या होता है, लोग प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं, लोग राष्ट्रीय रूप से एकत्रित होते हैं, फिर उपनिवेशवाद के खिलाफ लोग एक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी आलोचना के तहत हम ज़मीनी स्तर की बात करते हैं कि कहाँ तक क्या चीज़ें सही हैं, कहाँ तक क्या चीज़ें गलत। देखो, यहाँ पे मैंने ये रीड नहीं किया है, आप इसे डायरेक्ट हल्का हल्का पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर हम निष्पक्ष तौर पर अगर हम बात करें ना, आलोचना की या सही था गलत था सभ्यता का ये जो मिशन था, सबसे पहली बात, पहले क्या किया यूरोपीय लोगों ने, पहले गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद अपनी चीज़ को इन्होंने उचित ठहराने के लिए इन्होंने सभ्यता के मिशन के नाम पर अपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। तो ये चीज़ आप समझिए कि यहाँ पर ये कोई ऐसा विचार नहीं था कि पहले यूरोपीय लोग इससे प्रेरित होकर भारत आए या उन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया। ऐसा तो नहीं था ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो सभ्यता के मिशन को माइंड में याद करके आई हो, है ना। उन्होंने तो व्यापार करना शुरू किया, फिर उन्होंने बाद में गुलाम बना लिया, गुलाम के बाद उन्होंने जो औपनिवेशिक देश थे उन्होंने सभ्यता के मिशन की विचारधारा को या उनका जन्म दिया या विचारधारा को पैदा किया, इस विचारधारा को। यहाँ तक ठीक है। तो ये विचारधारा हमें समझ में आता है कि गलत रही है, लेकिन फिर भी इसके सकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं।
एक्चुअली बात गलत नहीं है। जो भारतीय लोग रहे हैं उस समय, जिस समय भारतीय लोग गुलाम बने थे, उस समय भारतीय समाज में कई सारी कमियां थीं। अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भारतीय समाज कमज़ोर रहा है, या यूरोपीय लोग कहते हैं जो यूरोपीय लोग हैं वो कमज़ोर थे, जंगली थे, लेकिन ऐसा नहीं है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। भारतीय लोग उस समय अच्छी स्थिति में नहीं थे, भारतीय समाज सही स्थिति में नहीं था। अगर हम सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ हम हिस्ट्री को नहीं भूल सकते। भारत की हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कई सारे शासक भारत में आए थे, कई सारे आक्रमण भारत के ऊपर हुए, कई सारे हम देखते हैं जो प्राचीन टाइम पर जो एक बौद्ध, जैन, हिंदू परंपरा चल रही होती है, फिर इस्लामिक आक्रमण होते हैं, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। शरीयत के कानून भी भारत पर लागू किए गए हैं। तो अलग-अलग शासक रहे हैं, अलग-अलग कानून भी रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। साफ-साफ बात है, यहाँ हम हिस्ट्री को याद रख कर सकते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भारत की हिस्ट्री ऐसी रही कि उसमें ऐसी चीज़ें पैदा हो गई, हम स्पेशली हम मेडाइवल पीरियड की बात करें, तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि ज़्यादा विकास स्पेशली बौद्धिक मामले में नहीं हो पाया था। प्राचीन भारत को जब हम देखते हैं, जब हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि कई सारे जो विचार थे वो इवॉल्व हो रहे थे, वो कई सारे विकसित हो रहे थे। कौटिल्य वगैरह को देख लो, तो जो आज के टाइम का यूरोपीय चिंतक है, जो यूरोपीय विचारक है आज के टाइम के, अगर हम बात करें, तो उससे पहले ही कौटिल्य ने कई सारी बातें बता दी हैं, कई सारे सिद्धांत दे दिए ऐसे-ऐसे, जो कि आज भी वो लोग चौंक जाएँ। तो भारतीय चिंतन एक अच्छा चिंतन रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय हिस्ट्री को अगर हम ध्यान में रखें, तो फिर भारतीय जो चिंतन था वो पिछड़ गया था, भारतीय जो विचार था, बौद्धिक क्षमता थी, वो पिछड़ गई थी। भारतीय समाज अंधविश्वासों से भी भर गया था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पूरी तरह कमज़ोर कह देना ये गलत है। तो अंधविश्वास वगैरह थे, और सभ्यता का एक यहाँ पे ये जो मिशन था, इसका एक अच्छा प्रभाव ये पड़ा कि कई सारे सुधार भी देखे गए। कई सारे सुधार भारतीय समाज में हुए थे। हालाँकि ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट किया। कई सारे भारतीय लोग सामने आए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, रवींद्रनाथ टैगोर हो गए, और कई सारे दूसरे समाज सुधारक आए, ज्योतिबा फूले हो गए। कई सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने सरकार पर दबाव डाला, आंदोलन किए छोटे-छोटे समाज के लिए, तो समाज को समझाने का प्रयत्न किया, तो इससे भी सामाजिक सुधार आया। हालाँकि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने जो शिक्षा वगैरह स्थापित की, तो लोगों का माइंड ब्रॉड हुआ, इससे भी एक अच्छा प्रभाव पड़ा था सभ्यता के मिशन का। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि भारत के लिए उपनिवेशवाद उचित था या अनुचित था, तो यही कहेंगे कि हम नहीं कह सकते उचित था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने जो भी चीज़ें की वो अपने लिए की थी। उन्होंने रेल का स्थापना की अपने लिए की। अगर वो चाहते तो रेल को ले जा सकते थे। ले जा सकते थे? नहीं ले जा पाते यार, क्योंकि रेल को उठाकर नहीं ले जा सकते ना। उन्होंने जो चीज़ें वो ले जा सकते थे वो ले गए। अगर उन्हें हमें सभ्य बनाना होता, हमें बहुत अच्छा बनाना होता, तो वो एक बराबर नीति अपनाते, और सभ्य बनाने के लिए भारत में पूरी एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करते, ना कि आर्थिक शोषण करते। आर्थिक शोषण के अंतर्गत यही हुआ कि भारतीय सामान को या भारतीय बाजार को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर वैसे हम बस पढ़ रहे थे सभ्यता के मिशन को अपने विषय विचारधारा के अकॉर्डिंग, और इसको हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।